बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अरबी बार बार अपनी ज़बान में मुझसे चला चला कर जो पूछ रहा था, मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है, नहीं जानती थी। लेकिन मैं इस वक्त इस अरबी के साथ तन्हा कमरे में थी और वो इस वक्त इंतहाई गुस्से में मुझसे बात कर रहा। मैं इसकी ज़बान से बिल्कुल अनजान थी, इसीलिए रोए जा रही थी कि जब ये एक पाकिस्तानी नौजवान कस्टम ऑफिसर की वर्दी पहने इस कमरे में दाखिल हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस जुर्म में पकड़ा गया है। इस अरबी कस्टम ऑफिसर ने नहायत ही दरस्ती से पाकिस्तान नौजवान को अपनी ज़बान में न जाने क्या कहा कि वो बार बार मेरी तरफ उंगली से इशारा कर रहा था। इस पाकिस्तानी ऑफिसर ने इसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया, कहने लगा, मैं बात करता हूँ, आप जाएं। वो अरबी कस्टम ऑफिसर इस कमरे से बाहर चला गया। छोटा सा कमरा था। वो ऑफिसर मेरे पास आया, मैं रो रही थी। इसने मेरे पास आकर मुझे सख्ती से कहा, बंद करो अपना रोना धोना। इसके यूं चिल्लाने पर मैं कांप के रह गई। इसने बड़ी तेज नज़रों से मेरी जानब देखा, कहने लगा, कब से कर रही हो ये सब? मैंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं समझी। मेरे अल्फाज सुनकर वो मुझे बड़े मानीखेज नज़रों से देखने लगा, कहने लगा कि सच सच बता दो, वरना इस बार तुम्हारी तलाशी लेडीज स्टाफ की बजाय ये कस्टम ऑफिसर खुद लेंगे। ये कहकर इसने मुझे यूं देखा कि मेरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। इस कमरे में मेरा बैग रखा हुआ था, जो कि इस वक्त खुला हुआ था। इसमें से सामान बाहर की तरफ बिखरा हुआ था। वहां पर सिर्फ दो ही कुर्सियां थी। एक कुर्सी पर इस पाकिस्तानी ऑफिसर ने मुझे बैठने का कहा। मैं मुसलसल रोए जा रही थी। कहने लगा, इधर बैठो। ये कहा कर इसने एक सिगरेट जलाया और पीने लगा। मैंने एक नज़र इसकी तरफ देखा और बैठ गई। इसने सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पर फेंका। मैंने डरते हुए कहा कि खुदा के लिए मेरे चचा को बुला दें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, कौन सा चचा, नाम बताओ इसका। वो धड़ते हुए बोला, मैंने जो चचा का नाम जानती थी मैंने ही बता दिया। मैंने कहा, चचा क्यों? वो कहने लगा, ऐसा कोई शख्स कराची से दुबई नहीं आया। मैंने कहा, देखें वो मेरे दूर के चचा हैं, मुझे इनका यही नाम मालूम है। आप देखें वो यही होंगे, मैं सच कह रही हूँ। वो कहने लगा, आपके चचा क्या आपकी बराबर की सीट पर बैठे थे? मैंने कहा, नहीं, मेरी सीट अलग थी, इनकी अलग थी। मैं नहीं जानती थी कि वो कहाँ बैठे थे। शायद फर्स्ट क्लास में, मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि चचा ने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम एयर होस्टेस को बोर्डिंग कार्ड दिखाकर पूछ लेना, वो तुम्हें तुम्हारी जगह पर बैठा देगी। और कहने लगे कि तुम पहली बार सफ़र कर रही हो, तुम्हें जहाज़ के सफ़र का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए वहीं बैठी रहना। मैं तो चचा के कहने पर बस वहीं बैठी रही। कराची से दुबई का सफ़र मैंने इसी सीट पर बैठकर किया था। लेकिन जैसे ही मैं जहाज़ से बाहर निकली, मुझे चचा कहीं भी नज़र नहीं आए। मैंने इनको बहुत ढूंढा, लेकिन जब मुझे नज़र नहीं आए तो मैंने अपना बैग लिया। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर जाने लगी कि हो सकता है चचा बाहर हों, तो मुझे एक अरबी कस्टम ऑफिसर ने रोक लिया। कहने लगा, आपके बैग की तलाशी ली जाएगी। मैंने कहा, इसमें मेरे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन वो मेरा बैग पकड़कर मशीन के पास ले गया, जहाँ से सामान गुजारा जाता। अब भी कुछ मिनट पहले ही तो मैं वहाँ से अपना बैग लेकर आई थी। इसने वो बैग दोबारा वहाँ रखा और वहाँ के कंप्यूटर मशीन पर खुद खड़ा होकर बार बार मेरे बैग में रखे सामान को जूम करके देखने लगा। फिर इसने जेब में से एक मोबाइल निकाला, किसी को कॉल की। चंद ही मिनट में 3-4 अरबी कस्टम ऑफिसर वहां पहुंच गए। इसने अरबी में कुछ बात की तो ऑफिसर मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने क्या किया है। फिर वो मुझे कमरे में ले गया। पहले एक औरत वर्दी में पहने वहां आई। इसने मेरी तलाशी ही ली और कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद वो अरबी ऑफिसर कमरे में दाखिल हुआ। ऑफिसर ने मेरा बैग खोला, मेरे सामान की तलाशी लेने लगा। इसमें से इसने एक गिफ्ट पैक निकाला और मुझसे गुस्से से अरबी में सवालात करने लगा, जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थे। मैं ये सब देखकर समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है।
मैंने ज़िंदगी में पहली बार जहाज़ का सफ़र किया था और पहली बार पाकिस्तान से बाहर निकली थी और दुबई जा रही थी। पहले वो अरबी शख्स मुझसे सवालात करता रहा, लेकिन जब इसे पता चला कि मुझे अरबी बिल्कुल नहीं आती तो इसने पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर को बुला लिया। मैं डरी सहमी सामने कुर्सी पर बैठी, दूसरी कुर्सी पर वो बैठ गया। कहने लगा, आप जानती हैं इस डोल के गिफ्ट पैक में क्या है? इसमें वो बराबरी डोल का डब्बा अपने हाथ में पकड़कर मुझसे पूछा। मैंने कहा, इसमें एक डोल है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने कहा, मेरे चचा ने मुझे दी थी। वो कहने लगे, इससे तुम अपने पास रख लो, शायद वो अपने किसी दोस्त की बेटी के लिए लेकर जा रहा था। कहने लगा, इसमें हीरे रखे हुए हैं। ये स्मॉलिंग की जा रही थी, ये कि बिल्कुल नाजायज़ है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि मैं नहीं जानती, ये तो मेरे चचा ने। मेरी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि वो शख्स हारते हुए बोला। कहने लगा, कैसा बेवकूफ़ बना रही हो लड़की, हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कोई भी आजकल के दौर में इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि इसे कोई खिलौना पकड़ाए और कहे कि ये बैग में रख लो तो वो रख ले। मैं रोने लगी। कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे चचा ने मुझे ये गिफ्ट पैक दिया था। और कहने लगा, तुम्हारे साथ हमें किसी भी ऐसे शख्स का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा जिससे ये साबित हो सके कि तुम्हारे साथ कोई और भी सफ़र कर रहा था। जो नाम तुम बता रही हो, इस नाम के किसी मुसाफिर का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं पहली बार दुबई आई थी, एयरपोर्ट पर ही मुझे पकड़ लिया गया। मैं अपने दूर के चाचा के साथ दुबई नौकरी के लिए आई थी। उन्होंने कहा था, मैं जाते ही वहाँ तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। मैं इनकी बात मान ली, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि दुबई पहुँचते ही मुझे जेल की शक्ल देखनी पड़ेगी। मेरे चचा ने कराची एयरपोर्ट पर अंदर जाने से पहले मुझे एक डोल सेट दिया था जो कि गिफ्ट पैक में बंद था और इसमें एक बहुत सी प्यारी सी प्लास्टिक डोल थी। कहने लगे, इसे अपने बैग में रख लो, मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है, जगह नहीं। मैंने कहा, आप इस खिलौने का क्या करेंगे? कहने लगे, रख लो, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, इसकी बेटी ने खास कहकर मुझसे मंगवाया है। मैंने मुस्कुराकर इस डोल को अपने बैग में रख लिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपने सर पे कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। वो ऑफिसर कहने लगा कि हमने तुम्हारे साथ किसी भी शख्स को नहीं देखा। कराची एयरपोर्ट से लेकर दुबई तक तुम अकेली ही थी। हमने तुम्हारे साथ किसी मर्द को नहीं देखा। हमने सब कुछ फुटेज कैमरे देख लिए हैं, लेकिन मैं इन्हें क्या बताती कि एयरपोर्ट पर दाखिल होने से पहले ही मेरे चचा मुझसे ये कह चुके थे कि तुम मेरे साथ एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाओगी, तुम ऐसे अंदर जाओगी जैसे तुम अकेले सफ़र कर रही हो। मैंने चचा से वजह पूछी तो लेकिन वो कहने लगे कि दुबई जाके बता दूंगा, इतनी तफसील से बात नहीं कर सकता। इसीलिए ना तो चचा मेरे साथ बैठे थे और ना ही मेरे साथ बैठकर सफ़र किया था, बल्कि मैंने तो इन्हें कहीं देखा ही नहीं था। मैं समझी थी कि वो इसी जहाज़ में होंगे। मैं बिना कुछ के ये मुजरम साबित हो चुकी थी, इसलिए मुझे दुबई एयरपोर्ट से सीधा दुबई की अलवीरा जेल में ले जाया गया। मैं बार बार लेडीज़ कांस्टेबल से कह रही थी कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, खुदारा मुझे छोड़ दो, मैं मुजरम नहीं हूँ। लेकिन वो मुझे सख्ती से पकड़े हुए मुझे घूर कर देखते हुए कहने लगी, खामोशी चलो वरना तुम्हें सीधा रिमांड रूम में ले जाऊंगी। मेरे आंसू तसलसल से बह रहे थे। इस कांस्टेबल की गरजती हुई आवाज़ पर मुझे चुप होना पड़ा और एक जानदार अरबी औरत थी जो कि लेडी कांस्टेबल, इसने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। एक लंबी सी राहदारी थी जहां पर वो मुझे ले जा रही थी, जहां के अतराफ में दाएं बाएं जेलें बनी हुई थी, जहां खवातीन ने गुलाबी रंग का लिबास पहन रखा था। वो कमरा काफ़ी ज़्यादा कशादा से था, लेकिन था तो जेल ही। इसने एक जेल का दरवाज़ा खोला, मुझे अंदर धकेल कर फेंका। मैं फौरी इसे उठकर इन सलाहों के पास आ गई। कांस्टेबल ताला लगा रही थी। मैंने इसे कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। वो कहने लगी, खामोशी से बैठी रहो, जो कहना है अदालत में जाकर कहना। अगर तुमने शोर किया तो तुम अपने अनजान की जिम्मेदार खुद होगी। मेरे आंसू तसलसल से बह रहे थे।
लेकिन मैं डरी सहमी एक कोने में बैठ गई। जब मैंने जेल में बैठी दूसरी कैदी औरतों को देखा तो वो सब मुझे ही घूर घूर कर देख रही थी। बैग वक़्त वहाँ पर ऊँटी औरतें थीं। इनमें से कुछ भारत, पाकिस्तान और कुछ रशिया, लिबान से आई थी। मेरी दबी-दबी सिसकियाँ सुनकर एक ख़तून मेरे पास आ गई, पूछने लगी, "क्या जुर्म किया था तुमने?" वो बहुत धीरे से बोल रही थी, साथ मैं जेल के बाहर भी देख रही थी। इसे कोई देख तो नहीं रहा। शायद वहाँ पर ख़वातीन का आपस में बात करना वहाँ के कवानीन के ख़िलाफ़ था। अभी इसने मुझसे ये सवाल किया ही था कि मैं फूट-फूट कर रोने लगी थी। तभी एक दूसरी औरत ने इस ख़तून से कहा, "क्या कर रही हो तुम? जानती हो वो खड़ा इसी कांस्टेबल अगर आ गई, इसने तुम्हें इसके पास बैठा देख लिया तो क्या हाल करेगी तुम्हारा? क्या भूल गई हो जो कुछ रात को तुम्हारे साथ किया गया था?" ये सुनना था कि इस औरत का रंग फट पड़ गया और फौरी से उठकर मेरे पास से दूर चली गई। ये देखकर तो मेरी जान निकल गई थी। न जाने वहाँ पर क्या क्या किया जाता था, ये मैं नहीं जानती थी। मैं इतनी परेशान थी कि बयान से बाहर था। मेरे वालिदैन घर में ये सोच रहे थे कि मैं वहाँ पर चचा के साथ हूँ और मेरी जॉब लग जाएगी तो घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर इन्हें नहीं मालूम था कि मैं यहाँ आते ही जेल में से एक संगीन जुर्म में फंस जाऊंगी। चचा क्यों अब्बा का दूर का जानने वाला था। अब चीन से अब तक वो कई बार दुबई से भी कराची आता तो हमारे लिए बहुत सी चीज़ें लाता। इस पर बहुत अतमाद करते थे। इसीलिए हालात के पेश नज़र अब्बा ने मुझे दुबई चचा क्यों के भरोसे से ही भेजा था, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। मैं घर में सबसे बड़ी थी। अब बाप बीमार रहने लगे थे। चचा क्यों दुबई से कराची आए और जब हमारे हालात देखे तो कहने लगे कि तो इसकी तो वहाँ जाते ही नौकरी लग जाएगी, आप इसे मेरे साथ भेज दें। अब्बा भी राज़ी हो गए, लेकिन जिस जुर्म ने मुझे चचा क्यों में फंसाया था वो शायद कभी भी इस जेल से बाहर नहीं निकल सकती थी। ये एक ऐसी सोच थी जिसने मुझे जीते जी मार डाला था। शायद ये मेरी आजमाइशों की इब्तिदा थी, क्योंकि इस जेल में जो कुछ मुजरम औरतों के साथ किया जाता था वो रूह को लर्ज़ देने वाला अमल है। मैं वहाँ नहीं गई थी, इसलिए बस बेतहाशा रोई जा रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी मुझे वहाँ बैठे आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि जब वही कांस्टेबल औरत दोबारा जेल के पास आई। इसने ताला खोला, एक पिंक रंग का यूनिफॉर्म मुझे पकड़ा दिया। कहने लगी, "ये तुम पहन लो।" इसी जेल में एक कोने में वॉशरूम भी था। वहाँ जाकर अपने कपड़े तब्दील किए और वो पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहन लिया। 2 दिन मैंने ठीक से कुछ खाया ना पिया, बस मैं रोती रही। मेरे साथ बैठी ख़वातीन आपस में बहुत धीरे-धीरे से बातचीत करती थी। जैसे ही इन कांस्टेबल के बोलने की या चलने की आवाज़ आती, वो फौरी एक दूसरे से दूर होकर बैठ जाती। मैं समझ गई थी कि यहाँ पर कैदी औरतों का आपस में बैठकर बात करना मना है। रात के 10 बजे तक जेल की सारी लाइट्स बुझा दी जाती थी और इसके बाद कहा जाता था कि किसी भी बातों की आवाज़ें आई तो तुम लोगों की खैर नहीं है, खामोशी से सो जाओ। सबके बिस्तर अलग अलग थे। हमें सुबह फजर के वक़्त उठा दिया जाता था। नमाज पढ़ने के बाद बाकायदा कुरान पाक पढ़ाने की तालीम भी दी जाती थी। जिन ख़वातीन को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था, इन्हें एक अस्तानी कुरान पाक पढ़ाती थी। जिनको आता था वो बैठकर कुरान पाक पढ़ती थी। मैंने जब कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो टप टप मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, सिसकियाँ बंद होने लगी। मैंने अल्लाह से मदद मांगने लगी तो जानता है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझसे तो चचा ने धोखेबाजी की है। मुझे तो इस जेल से आज़ादी दिला दे। बज़ाहिर अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जेल किसी भी मुल्क की हो, इसे घिनौना रोग एक जैसा ही होता है। इस रात हम सब ख़वातीन सो रही थी जब हमारी जेल का दरवाज़ा खुला। मैं हमेशा से नींद की कच्ची थी। मैंने ज़रा सी आँख खोलकर देखा तो वही अरबी कांस्टेबल थी कमरे में दाखिल हुई। मेरे साथ वाले बिस्तर पर लेटी हुई एक 20 साला लड़की को इसने हल्का सा हिलाकर जगाया। जैसे ही वो लड़की जागी तो इसके चुप रहने का इशारा किया। इस औरत को देखकर वो लड़की बेतहाशा
बदहवास हुई थी। इस औरत ने इस बेड से नीचे उतारकर बाहर निकलने का इशारा किया। ये देखकर मैं घबरा गई कि वो इसे बाहर क्यों लेकर जा रही है। वो लड़की नफी में सर हिलाने लगी तो कांस्टेबल ने इसे घूर कर देखा। इसका बाजू पकड़कर सबसे पहले दूसरे बाजू से इसके मुंह पर हाथ रखा, इसका बाजू जोर से दबाया। आंखों ही आंखों में इसे इशारे करने लगी कि वो जेल से बाहर निकले। वो लड़की शायद घबरा गई थी कि इसने इस कांस्टेबल के साथ बाहर चली गई। जैसे ही खामोशी से दरवाज़ा खुला था वैसे ही दरवाज़ा बंद हो गया। मैं हैरान थी कि इस लड़की को इस वक्त वो कांस्टेबल कहाँ लेकर गई थी। मैंने महसूस किया कि इस वक्त जेल में लेटी कुछ ख़वातीन जाग रही थी, क्योंकि मैंने 2-3 ख़वातीन को हिलते जुलते देखा था जिनकी आंखें बार बार जेल के बैरूनी दरवाजे की तरफ उठ रही थी, मगर इनकी आंखों में बेतहाशा खौफ था। कमरे में एक नाइट बल्ब जल रहा था जिससे मैं सबके चेहरों को देख पा रही थी, लेकिन सब यूं लेटी थी जैसे सो रही हूँ। मैं भी ऐसे ही लेटी थी, लेकिन मेरा दिमाग अब ये सोच रहा था कि रात के इस पहर वो इस लड़की को बाहर क्यों लेकर गई। मेरी आंखों से तो खौफ के मारे नींद ही गायब हो चुकी थी। चंद दिन के बाद वो लेडीज कांस्टेबल इस लड़की को सहारा देते हुए वापस जेल में लेकर आई और इसको बिस्तर पर लटाकर चली गई। इसकी हालत देखकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरा दिल खौफ के मारे कांपने लगा। जाने उन्होंने इसके साथ क्या किया था। मैं इस कदर खौफज़दा हो गई कि बुरी तरह से अपने बिस्तर पर लेटी कपकपाने लगी। मुझे याद आने लगा पाकिस्तान की जेलों में भी औरतों के साथ इसी किस्म का जुल्म व ज्यादती की जाती है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि शायद जो नंबर आज इस लड़की का लगा है कल मेरा लग जाए। इस सोच ने मेरे पूरे वजूद में सनसनी से दौड़ के रखा दी और अगली रोज़ फजर के वक़्त तमाम औरतें जेल से बाहर निकली ताकि एक हॉल नुमा कमरे में फजर की नमाज अदा कर सकें, लेकिन वो 20 साला लड़की बिल्कुल बेजान वजूद लिए वहीं लेटी रही। किसी ने भी इसे जगाने की कोशिश नहीं की। मैं फौरी इसे खातून के पास जाकर खड़ी हो गई। ने उससे कहा क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर इसने अपने होठों पर उंगली रखी, मुझे चुप रहने का इशारा किया। इससे पहले कि वह मुझे कुछ कहती वहाँ पर वही कांस्टेबल आगे कहने लगी, जल्दी से चलो नमाज का वक़्त हो रहा है। वो औरत तेज़ी से मेरे आगे से गुजरकर निकल गई। वहाँ पर मौजूद हर औरत के चेहरे पर खौफ के गहरे साए थे। वो 2 दिन वो लड़की ऐसे ही नींद बेहोशी में रही। इसकी रंगत बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी, बार बार नींद की गनगुनगी में चिल्लाने लगती, मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगती, लेकिन इसकी बड़बड़ाहट में कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो एक लिबानी औरत थी और अरबी ज़बान में कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे ये लगा कि शायद इसे नींद का इंजेक्शन दिया गया है। जैसे ही इसे होश आता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाती, रोने लगती, बार बार अपने सर पर मुक्के मार रही होती जैसे ही इसके सर में दर्द हो रहा हो। शायद इसके दिमाग में गनूदगी का बहुत ज़्यादा असर था। चंद दिन तो वो सर दर्द की शिकायत ही करती रही। अरबी कांस्टेबल आती इसे दवाइयाँ देकर चली जाती, लेकिन आस्ता आस्ता वो बेहतर होने लगी। जैसे ही वो ठीक हुई तो मैंने इसके पास आकर बैठ गई। मैंने कहा कि इस दिन ये कांस्टेबल तुम्हें कहाँ लेकर गई थी। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे की रंगत भी पीली पड़ गई। वो खाली खाली नज़रों से मुझे देखने लगी, कहने लगी, यहाँ से मैं तुम्हारे किसी चली जाओ, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। वो इस कदर बुलंद लहजे में बोली कि वहाँ मौजूद ख़वातीन मुझे देखने लगी। इनमें से एक खातून मेरे पास आई, मुझे बाजू से पकड़ा, मुझे इस लड़की के पास से उठाकर खड़ा किया, कहने लगी, इसके पास मत बैठो, तुम क्यों इससे सवाल जवाब कर रही हो। मैंने कहा, मैं सच जानना चाहती हूँ। मैंने खुद देखा था रात के वक़्त वो कांस्टेबल इस लड़की को अपने साथ लेकर कहाँ गई थी। मैंने तो दुबई की जेलों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। वहाँ पर कैदी औरतों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है, मगर जो कुछ मैंने चंद दिन पहले रात के वक़्त इस लड़की के साथ होते हुए देखा, मुझे खौफ सा आने लगा। शायद मेरे अंदर का खौफ था। मैं सच जानना चाहती थी। वो औरत कहने लगी, तुम्हें सच जानने का शौक है, कुछ दिन सब्र कर लो, सारी हकीकत पता चल जाएगी, लेकिन हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, हमारी एक हरकत नोट की जा रही है। ये कहकर वो मेरे पास से दूर हट गई। मैंने ये बात भी बहुत धीमे लहजे में बताई थी।
اس کی یہ بات سن کر میں نے اس جیل کے چاروں کونوں کی طرف نظر دوڑائی، بڑی تنقید جائزہ لیا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی بھی کیمرہ لگا ہوا نظر نہیں آیا۔ دیواروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود تھے۔ میں ایک دیوار کے پاس چلی گئی۔ دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے کہ دیوار پر کیل گاڑ کر باہر نکالا گیا ہو۔ اس میں سے جو چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے، بس اتنا ہی تھا۔ جیسے ہی میں نے اس دیوار پر اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا، کچھ ہی دیر میں وہ کانسٹیبل ہماری جیل کے دروازے کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، یہ لڑکی تم کیا کر رہی ہو؟ دیوار کے ساتھ اس کو پکارنے پر میں چونک سی گئی۔ میں نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گئی کہ شاید کیمرے یہی نصب کیے گئے ہیں، لیکن ایسی صفائی سے کہ کسی بھی مجرم کو خبر نہ ہو سکے۔ اگلے ہی روز میرے ساتھ وہ ہوا جس کی مجھے امید نہ تھی۔ وہی کانسٹیبل عربی عورت ہماری جیل کے باہر آئی، مجھے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ یہ سن کر تو میں ڈر گئی، شاید آج ظلم اور ستم کا نشانہ میں بنوں گی۔ غمگین نہ جانے سے انکار کیا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں آفیسر نے بلایا ہے۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی۔ مجھے کہنے لگی، جلدی چلو۔ میں دوڑتے دوڑتے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے جیل سے باہر لے گئی اور ایک آفیسر کے آفس کے اندر مجھے جانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے وہی چچا کیوم اور ایک آفیسر کھڑا تھا۔ وہ آفیسر مجھ سے پوچھنے لگا، کیا یہ وہ شخص تھا جس نے تمہیں وہ گڑیا دی تھی؟ میں نے کہا، ہاں یہی وہ شخص تھا۔ وہ کہنے لگا، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن وہاں موجود دوسری لڑکی نے کہا کہ یہ ایسے ہی لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے، انہیں نوکری کے خواب دکھا کر ایئرپورٹ پر ان لڑکیوں کو لے کر جاتا ہے، لیکن پھر انہیں ہیروئن سے بھری ہوئی ایک ڈول پکڑا کر کہتا ہے، تم جاؤ میں آتا ہوں، اور خود وہیں سے باہر واپس چلا جاتا ہے۔ اگر لڑکی وہ ڈول دبئی میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو باہر نکلتے ہی اس شخص کا دوست وہاں پہنچتا ہے اور وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ لوگ تمام لڑکیوں کو آگے بھیج دیتے ہیں اور ڈول سے ہیروئن کو اسمگل کرتے ہیں۔ اس آفیسر نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ مجھ سے کہا کہ تم جا سکتی ہو۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں اپنا سامان لینے کے لیے جب واپس جیل میں گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ 20 سالہ لڑکی دورا سا پڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی جب وہ کانسٹیبل اسے یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگی کہ آج پھر سے اسے ڈپریشن کا سخت ترین دورہ پڑا ہے، اس لیے اسے کرنٹ کے جھٹکے دینے پڑیں گے تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو سکے، یہ اپنی ڈپریشن کی کیفیت سے باہر نکل سکے۔ اب میں سمجھ ہی گئی تھی کہ رات کو کہاں لے جایا جاتا ہے۔ دبئی کی جیل کے متعلق جو سوچ میری تھی وہ ذرا